नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। अभी हमारे साथ तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष और एमएलसी प्रोफेसर कोदमराम जी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बस ठीक, बढ़िया चल रहा है। ये बताइए कि देश की जो राजनीति है, पहले और आज की राजनीति में आप क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत कुछ फ़र्क आ गए। शायद ये जो निजीकरण शुरू हुआ उसके बाद जो बहुत कुछ बदलाव आए। उससे पहले गरीब लोगों का, पूरी जो शोषित पीड़ित वर्गों का देखभाल करते थे सरकार, सोचते थे उनके भलाई के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी कुछ ज़िंदगी चलाने के लिए, कुछ तो उनको सहारा देने के लिए कोशिश करते थे। अब वो मिट गया, वो पूरा ख़त्म हो गया वो। और अभी जो है बिल्कुल ये मार्केट के आसरा अगर ज़िंदगी चलाना, ये इसके गरीब लोगों को ये कुछ मदद उतना जो जितना पहले मिलते थे, पहले जो है उनको ज़मीन मिलते थे, कुछ कारोबार चलाने के लिए पैसे मिलते थे, उनको पढ़ने के लिए सहूलत होते थे, उनको कुछ काम करने के लिए सरकार अपने तरफ से कुछ मदद देते थे, लेकिन वो किस्म का मदद नहीं मिलता। अभी उनको खाने के लिए चावल देते, अभी उनको कुछ कपड़ा देते, शायद उसके अलावा कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलता। अपने पैरों के ऊपर खड़ के कुछ अपनी ही ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको मदद नहीं मिलता। तो ये फ़र्क आ गए। जो सियासत है वो पहले ऐसा नहीं रहता था। बिल्कुल गरीब लोगों को पॉलिटिक्स में ले आने के लिए इंदिरा गांधी पहली बार कोशिश की। उससे पहले सियासत में गरीब लोग नहीं आते थे, डायरेक्ट नहीं आते थे, एजेंट के ज़रिए उनके पास लीडर्स पहुंचते थे। लेकिन इंदिरा गांधी पहले बार एजेंट को निकाल कर, जो गांव की बड़े लोग होते थे, उनको पूंजीपति लोग होते थे, उनके ज़रिए आवाम तक पहुंचते थे। लेकिन उन लोगों को हटा के इंदिरा गांधी पहले बार आवाम से बात करने की कोशिश की, आवाम तक पहुंचने का कोशिश की, तो वो एक रिश्ता जुड़ा दिए थे। लेकिन अभी वो रिश्ता खास नहीं है। अभी उतना मजबूत रिश्ता अभी सियासत में किसी लीडर को भी नहीं है। तो ये रिश्ता जुड़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी लोगों को कोई सहारा सरकार से उम्मीद नहीं है। ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत ही एक अहम फ़र्क पहला अब आ गए। अभी जो है सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते, अपनी और पूरी लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है, या नहीं तो कुछ इमोशनल इश्यूज बना के आवाम को अपनी ओर ले आने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्क है। पहले जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते थे, अभी उसका ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बात नहीं होता, उनको इमोशनल अपील करने की कोशिश होता है। ये फ़र्क है मेरे ख्याल में, बहुत ही अहम एक बदलाव आया है। देश को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं हुआ है और होना चाहिए? अभी हर आदमी को एक इज्जत से ज़िंदगी जीने का एक अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार हिंदुस्तान में बहुत ही अहम अधिकार होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जाति के वजह से, गरीबी के वजह से लोगों के ऊपर शोषण होता है। तो उन्हें इज्जत से जीना है, तो उनको मदद सरकार से वो मिलना है, उनको नौकरी मिलना है, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ कारोबार करने का मदद मिलना है। तो ये सारी जो सहारा सरकार से मिलना है, वो सहारा अभी सरकार से नहीं मिलता है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। तो अभी बराबरी हासिल करना है, हर आदमी अगर इज्जत से जीना है, तो ये
मिटाना है, गरीबी को मिटाना है, जो भेदभाव रहता है उसको मिटाने का है, अंतर रहता है, आर्थिक अंतर, उसको ख़त्म करना है। ये काम होना ज़रूरी है। जब तक ये काम नहीं होता, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लोग खुश नहीं रह सकते। तो प्रजातंत्र में हर आदमी को जीने का ये अधिकार, इसको बचा के रखना, यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा को सीरियस लेना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आजकल राजनीति में भाषा का मर्यादा जो है उसका पालन नहीं होता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा बात नहीं करना चाहिए। जो बात अगर बहुत ही लोगों तक पहुंचने के लिए ऐसा भाषा कोई पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। वो आवाम की ज़बान से ही बात करते थे। हाँ। लोग को समझते हैं। जैसा बहुत सारे लोग हैं, किसी का एक नाम लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आवाम तक पहुंच सके हैं, तो ये वो लोग कामयाब रहे। लेकिन आपकी जैसा कोई दूसरे नेता को कोई किसी मुद्दा को लेकर के गाली गलौज देना, ये नहीं करते थे। अभी तो जब तक आप किसी दूसरे आदमी को गाली नहीं देते, लोग आपको पॉलिटिशियन नहीं समझते जी। और सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आप कुछ काम का नहीं है, आप कमज़ोर है, आप काम नहीं कर सकते, टिक नहीं सकते पॉलिटिक्स में, ये समझते हैं लोग। मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। सीधा सीधा समझाने के लिए बहुत कुछ तरीका रहते हैं। जैसे केसीआर ज़बान आवाम को समझ सकते हैं उनका, तो कोई गाली गलौज देने का ज़रूरी नहीं है। ऐसा आपकी भाषा बदल सकता है, आम आदमी को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा करने के लिए कोई गालियों का ज़रूरी नहीं है, तो वो छोड़ना ही चाहिए। उसके वजह से कोई बात किसी को आवाम तक पहुंचता भी नहीं। आप जब राजनीति में थे तब पत्रकार किस तरह हुआ करते थे और अभी जिस तरह की पत्रकारिता है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? पहला तो हमारा पूरा आंदोलन में ही रहते थे। हाँ। हम कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते, संगठनों में, आवाम के संगठनों में रहते थे। सिविल लिबर्टीज कमेटी में, तेलंगाना विद्यावंतल वेदिका, ऐसा कमेटी में रहते थे हम। वो कोई सियासी जमात नहीं है, सिर्फ सिविल सोसाइटी ग्रुप है। तो ऐसा ग्रुप्स में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे 1980 से लेकर के अब तक बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने किए थे, लेकिन उस वक्त लोग सोच समझकर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछते थे और वो सवाल भी कुछ इन्फॉर्मेशन आवाम को देने के लिए सवाल पूछते थे। तो अभी क्या है, उतना वो जब समझने के लिए कोशिश भी करते हैं। अभी लोग ऐसा उतना नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जल्दबाज में रहते हैं, जल्द से कुछ बोलना है, तो लोगों को भी अभी ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी भी नहीं है इन लोगों को, तो उनसे बात करना भी कभी कभी मुश्किल होता है। कोई बेसिक टर्म्स भी कभी कभी ये लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसा हालात है अभी तो। देश में युवाओं को जागरूक करने के लिए, समस्याओं के लेकर उनको अवगाहन देने के लिए आपको क्या लगता है, कैसे उनको जोड़ना चाहिए? उनसे अभी मेरे ख्याल में युवा लोग तो थोड़ा दिलचस्पी है उन लोगों को, राजनीति के बारे में दिलचस्पी है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आवाम के लिए कुछ मदद देना भी चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ हमेशा, ऐसे बहुत लोगों को मिलता भी हूँ। तो ऐसे लोगों को कुछ अगर समझाए तो लोग सर्विस अगर के लिए बुलाए तो लोग ज़रूर आएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स से नफरत है ये लोगों को। हाँ। क्योंकि ये जो बात करने के तरीका के वजह से ये लोग दूर हो गए, पॉलिटिक्स से दूर हो गए। उन लोगों को अगर फिर वापस लाना है, पहले हमारा
भाषा बदलना है, हम अच्छे तरीके से समझाने के लिए कोशिश करना। हम एक आइडियोलॉजी उन लोगों को बताना चाहिए। बिना आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं होता। तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के अगर समझाने की कोशिश करेंगे, माहौल के बारे में, समाज के बारे में लोग दिलचस्पी रखेंगे, ज़रूर वो लोग वापस आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये काम होना ज़रूरी है। युवा अभी पॉलिटिक्स में आए तो उनकी जो निजी ज़िंदगी की सवाल है वो पॉलिटिक्स में एजेंडा पे आ सकता है। खासकर उनका बेरोज़गार खास मुद्दा है। तो ये बेरोज़गार के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन होना, एक पॉलिसीज भी बनाना बाकी है। तो अगर होना है तो युवा पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर तेलंगाना की मांग उठी थी, आपको लगता है वो पूरे हुए हैं? अभी मेरे पूरा एकाएक तो नहीं होता। हमने इतना ही समझा कि तेलंगाना हासिल करे तो इन मुद्दों को परिष्कार करने के लिए, सवालों को, कुछ मसाइल को हल करने के लिए हम कुछ कोशिश कर सकते। तो ये कोशिश करने के एक मौका मिला। तो अभी हम तेलंगाना के जो निजी जो सवाल है उन सवालों को उठाने का, उन सवालों को पॉलिटिक्स में ले आने का अभी मौका मिला। तो तेलंगाना अभी जो रास्ते में अभी आगे बढ़ने के लिए ये माहौल ठीक है मेरे ख्याल में। अभी तेलंगाना के लोग तेलंगाना के सवालों को लेकर के तेलंगाना के पॉलिटिक्स चलाने के लिए माहौल बन गया। तो ये माहौल में तेलंगाना एजेंडा पे आ गए। तो ये सवालों को हल करने के लिए कोशिश आगे होना ज़रूरी है, बाकी है, अभी भी उसके लिए हम काम करने लगे हैं। जाति और धर्म पे जो आरक्षण मिलता है, आपको लगता है उसके बजाय अगर प्रतिभा पर मिले तो और फ़ायदा रहेगा? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रतिभा को लेकर के तो नौकरी मिलता है, क्योंकि ओपन कैटेगरी सीट्स बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं है। और जो आरक्षण में सीट मिलते हैं उनको भी प्रतिभा से ही सीट मिलते हैं। वो एक ही है कि उनको जाति और मेरिट दोनों को भी देखते हैं। तो प्रतिभा को और मेरिट, जात को, दोनों को मिला के देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जात का असर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग उसके वजह से शोषित है, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, अच्छा जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला, समाज की हर जिंदगी, हर सेक्टर में उनको हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। अभी अभी मौका मिलने के लिए रिजर्वेशंस की ज़रूरत तो होता है। जब ये जितना भी जात ने जो दीवार खड़ा रखा है हमारे बीच में, जब ये दीवार गिर जाता तब ये जात की रिजर्वेशंस की ज़रूरत ख़त्म होता है। तब तक को ये रिजर्वेशंस मेरे ख्याल में ज़रूरी होता है। और ये रिजर्वेशंस के ज़रिए हमारे बीच में जो फ़र्क रहता है वो ख़त्म हो जाता। हम एक साथ जुड़कर जी सकते हैं, एक साथ जुड़कर एक जाति, एक नेशन बन सकते हैं। हम एक साथ जुड़कर इस नेशन की तरक्की के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में एक को जात को जुड़ाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा। तो ये रास्ता अपनाना है और ये रिजर्वेशंस को कुछ दिनों तक अमल करना भी ज़रूरी है। देश में नक्सलवाद लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? नक्सलवाद तो मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं होता जब तक जिस मकसद, जिस माहौल में नक्सलवाद उभर कर आया वो माहौल को ख़त्म करना है, वो बदलाव ले आना है उस माहौल में। लोगों को कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, उनकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है, उनकी भलाई के लिए काम करने वाला कोई नहीं है। कोई रेशन कार्ड के लिए किसी के पास गए तो उनको जवाब नहीं मिलता। रेशन के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है, पानी भी, पीने का पानी तक भी नहीं मिलता। तो ये अगर कोई समझकर काम करने वाला लोग आया
उनकी तकलीफ को, उनकी दर्द को दूर करने के लिए जब लोग आएंगे, तब तो ऐसे कोई नक्सलवाद जैसे लोगों को जगह तब तक ख़त्म नहीं होता। तो वो तो चले जाएंगे, लोग तो चले जाएंगे, शायद उनका दलम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके विचारों को ऊपर सहानुभूति तो वो बच जाएंगे। हाँ। वो तो रहता, हम हमेशा देखते हैं। अभी तो तेलंगाना में नक्सलवाद नहीं है, हाँ। लेकिन कोई महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में मरता है तो उनको लाश जब यहाँ गांव पे ले आते, हजारों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, उनको ले जाते हैं दफन करने के लिए जी। और उनको अभी अपने सहानुभूति देते हैं। तो ये ऐसा माहौल तो रहते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं अगर नक्सलवाद रहे तो ये तकलीफ नहीं होता था, बल्कि लोग अपने आप में बोल लेते हैं। हाँ। तो ये माहौल रहता है, उसके ऊपर सहानुभूति बच जाता है और ये कोई दूसरी एक रूप में प्रकटित होता है। हाँ। तो मेरे ख्याल में ऐसा प्रकटित होना अच्छा नहीं है। ये अगर सही तरीके से प्रजातंत्र में, जमहूरियत में ये प्रकटित करने का कोई दूसरा तरीका आवाम के पास आना चाहिए। जैसा कोई पार्टी इन सवालों को हल करने के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी गरीबी मिटाने का एक जिम्मेदारी उन्हें उठाए, अपने सर पर ले लिए थे, ऐसा कोई अगर जिम्मेदारी उठाएंगे तो इसकी ज़रूरत लोग महसूस नहीं करेंगे, इसके बारे में लोग नहीं सोचेंगे, इस विचारधारा पर उनको इतना सहानुभूति नहीं रहता है। तो ये सारी बात हम समझना है, लोगों को सियासत में आने के लिए मौका मिलना और उस सियासत में उनको बचने के लिए कोई ताकत उनके साथ रहना, वो ताकतवर लोग उनके सवालों को उठाकर सियासत करने के लिए कोशिश करना, तब ये ख़त्म होता। तो मेरे ख्याल में बंदूक से इसको हल नहीं कर सकते जी। सिर्फ सियासत को सियासत के ज़रिए ही मिटा सकते हैं। तो कोई उनकी जगह कोई दूसरी पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन की दायरे में काम करने वाले लोग आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में यही सवालों को उठाकर काम करने के लिए कोशिश करेंगे, तब तो ज़रूर वो उसकी जगह मिट जाता है। कोई दूसरी पॉलिटिक्स का, कोई दूसरी पार्टी का, कोई दूसरी लीडर का जगह बन जाता है। तो मेरे ख्याल में वो काम अभी बाकी है, जैसे लोहिया ने किए थे, जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। ऐसी किस्म की सियासत हिंदुस्तान में अभी भी जरूरी है। जब निजीकरण आया तो ये जिम्मेदारी उठाने वाला अभी कोई नहीं दिख रहा हमारे सामने। अभी ये माहौल में कौन जिम्मेदारी उठाएंगे? तो ये लोग उसको एक रास्ता एक देख रहे हैं, ढूंढते हैं ऐसा कोई नेता के लिए। तो ऐसा कोई पॉलिटिक्स को अगर ले आएंगे, बचाएंगे, आवाम के सामने रखेंगे, तो नक्सलवाद पूरा मिट जाएंगे। आपके हिसाब से अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन मुद्दों पर ध्यान देता है और अभी वो उमड़ के आया है? अभी तो वक्त लगेगा मेरे ख्याल में। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जगह नहीं मिलता, क्योंकि ये भी पूरी पैसों के जरिए पॉलिटिक्स चलता है। पहला ऐसा नहीं होता था। पहले 1990 से पहले, जहाँ तक तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक तेलंगाना की बात करेंगे तो एमएलए के इलेक्शन में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 80,000 की पैसों से जीतते थे। 80 से पहले तो उतना पैसा भी कोई खर्चा नहीं किए। बिल्कुल। अभी तो पूरा पैसों के बल पर पॉलिटिक्स चलाने के लिए कोशिश करते हैं। कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। एक उनका जो रियल एस्टेट की धंधा में पैसा कमाते हैं और वो पैसों को लेकर के सियासत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जीतने के बाद उनका पॉलिटिक्स अलग किस्म का रहता है। उनकी बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए पॉलिटिक्स चलाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में कोई, जैसा मैं बोला, आवाम के बारे में सोचने वाला अभी टिकना उतना आसानी नहीं है। हम देखते हैं कॉन्टेस्ट करना भी मुश्किल, आवाज़ अगर आवाम तक पहुंचाने के लिए काम करना भी मुश्किल।
तो ये मुश्किलात को दूर करना उतना आसान ही नहीं है, लेकिन कोशिश होना चाहिए, काम होना चाहिए, कोई कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। हम काम कर रहे, हम जैसे लोग काम कर रहे, हम जरूर कुछ उम्मीद है हमें, बदलाव तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। उस बदलाव की राह हम देखते रहे। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने सुनी इनकी बातें, देश के मुद्दों को लेकर, नक्सलवाद को लेकर उनका क्या कहना है। तो देखते रहिए वंशी इंडिया। धन्यवाद।